गुड मॉर्निंग क्लास 12 बच्चों। हम आपका चैप्टर कवर कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने सबसे पहले किया था गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल, जिसमें हमने किया था डेनियल सेल। डेनियल सेल में हमने सेल रिप्रेजेंटेशन की थी, सेल इक्वेशन की थी, और कैसे उसका ईएमएफ निकालते हैं, कितना होता है वोल्टेज डिफरेंस इन गैल्वेनिक सेल 1.1 वोल्ट होता है। उसके बाद हमने नर्स इक्वेशन की थी, रिलेशन किया था बिटवीन डेल जी नॉट गिव्स फ्री एनर्जी में एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में। क्या होता है रिलेशन बिटवीन डेल जी नॉट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ठीक है, जहां पर n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन, f इज फैराडेज कांस्टेंट एंड ई नॉट सेल इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल। कंप्लीट सेल का रहना है, आपको एक सिंगल इलेक्ट्रोड का नहीं लेना है। नेक्स्ट इक्वेशन थी आपकी डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस आर टी log k, जहां पर k क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, r गैस कांस्टेंट एंड t क्या है? टेम्परेचर। सो बच्चों डेल्टा जी नॉट क्या होता है? ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, और ई नॉट सेल क्या होता है? ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है और नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। सो नेक्स्ट बच्चों इसके लिए हमने क्वेश्चन किया था जिसमें आपने ई नॉट सेल निकाला था। कंप्लीट सेल के लिए नर्स्ड इक्वेशन की थी। क्या होती है नर्स्ड इक्वेशन? ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ log 10 बेस पर क्यू। log का आपने बेस क्या लिया था? 10 क्यू, जहां पर क्यू क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सो बच्चों अगर हम यहाँ पर वैल्यू रखें किसकी? गैस कांस्टेंट की। टेम्परेचर क्या रखी आपने? गैस कांस्टेंट की गैस कांस्टेंट की वैल्यू 25/3। टेम्परेचर क्या होता है? 298 केल्विन। एंड फैराडेज कांस्टेंट की वैल्यू मैंने आपको कल बताई थी। फैराडेज कांस्टेंट की वैल्यू होती है 96500 कूलॉम। क्या होती है फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू? 96500 कूलॉम। सो जब आप इन सब की वैल्यू रखते हैं 298 केल्विन पर, या आप कह सकते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पर जो ई सेल की वैल्यू होती है वो क्या होती है? वो आती है ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन एन log 10 बेस पर क्यू। सो बच्चों यहाँ पर अगर आप जो क्यू की वैल्यू रखते हैं, क्यू क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सो आपकी जो कंसंट्रेशन है, अगर आपका एक भी एलिमेंट अगर सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है तो उसकी कंसंट्रेशन को आप क्या कर दोगे? डिस्कार्ड कर दोगे। और अगर आपका एक भी एलिमेंट कैसे स्टेट में है? एक्वस स्टेट में है, तो आप उसकी कंसंट्रेशन लोगे। और अगर आपका कोई भी एलिमेंट गैसियस स्टेट में है, तो गैसियस स्टेट के लिए आप क्या लोगे? गैसियस स्टेट के लिए आपको उसका पार्शियल प्रेशर लेना होगा। सो बच्चों हमें क्या करना है? अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ईएमएफ ऑफ सेल। आपको एक सेल दिया हुआ है और आपको इसका क्या निकालना है? ईएमएफ निकालना है। सो बच्चों सबसे पहली इक्वेशन यहाँ पर देखो, जब हम कोई भी सेल रिप्रेजेंट करते हैं तो सेल रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है? हम सबसे पहले ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन लिखते हैं, उसके बाद रिडक्शन इक्वेशन लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, और इस सेल में यहाँ पर क्या हो रहा है? रिडक्शन। ये देखो Mg किस में चेंज हो रहा है? Mg2 पॉजिटिव में चेंज हो रहा है। दैट मींस मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया है। दूसरा आप कैसे निकाल सकते हो? ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां चेंज हो रही है? 0 से +2। दैट मींस ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, और ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होने का क्या मतलब है? कि क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट है यहाँ पर देखो बच्चों, Ag2 पॉजिटिव किस में चेंज हो रहा है? Ag में। Ag2 पॉजिटिव Ag में चेंज हो रहा है। दैट मींस यहाँ पर क्या हो रहा है? रिडक्शन। और दूसरा क्या आप देख सकते हो? ऑक्सीडेशन स्टेट किससे चेंज हो रही है? +2 से 0 में। दैट मींस ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, और ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होने का क्या मतलब है? कि क्या हो रहा है? रिडक्शन। नेक्स्ट है बच्चों, आपको इसका कंप्लीट सेल का ईएमएफ निकालना है। सो कंप्लीट सेल का ईएमएफ अगर आपको निकालना है तो क्या होगा? आपको इसकी कंप्लीट इक्वेशन भी तो लिखनी होगी, और कल ही मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन लिखते कैसे हैं। सबसे पहले क्या करोगे? ये लेफ्ट और ये राइट, और ये लेफ्ट एंड ये राइट। सो कंप्लीट सेल इक्वेशन लिखने के लिए क्या करते हैं? लेफ्ट वाली जो टर्म्स है उनको लेफ्ट साइड लिखोगे, और राइट वाली जो टर्म्स है आप उनको एरो के राइट साइड लिखोगे। सो कैसे बनाओगे? Mg प्लस Ag2 पॉजिटिव इन एक्वस। आपको पता है जो मेटल होती है वो सॉलिड स्टेट में होती है, और जो आयंस होते हैं वो एक्वस स्टेट में होते हैं। राइट साइड कौन सी टर्म है? Mg2 पॉजिटिव एंड Ag। तो ये है बच्चों कंप्लीट सेल
इक्वेशन। सो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा, यहाँ पर आपको सबसे पहले निकालना होगा n फैक्टर। और n फैक्टर कैसे निकालोगे, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, Ag2 पॉजिटिव किस में चेंज हो रहा है, Ag में। आपको ये बैलेंस भी तो करना होगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे 2Ag, क्योंकि यहाँ पर Mg2 पॉजिटिव में चेंज हो रहा है। आयंस को क्या करोगे, बैलेंस भी तो करोगे। तो Ag पर सिंगल चार्ज हो रहा है, तो आयंस को क्या करोगे, बैलेंस भी तो करोगे। यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर क्या है, सिंगल पॉजिटिव चार्ज है। सो यहाँ पर भी तो 2 पॉजिटिव होने चाहिए, तो उनको बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई। अब n फैक्टर आप कैसे निकालोगे, n फैक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, n फैक्टर क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन। सो कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1। कितने Ag आपने लिए हैं, 2। सो n कितने होंगे, 2। कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, सिल्वर, 1। कितने सिल्वर इन्वॉल्व्ड है, 2। सो n फैक्टर क्या होगा, 2 × 1 = 2। सो n की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, 2। सो n की वैल्यू आपकी निकल गई कितनी, 2। E सेल क्या होगा, E सेल = E0 सेल माइनस 0.06 अपॉन 2 log Q, 10 बेस पर Q। और Q कैसे निकालोगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है बच्चों, ये सॉलिड है, तो ये सॉलिड है, तो ये तो डिस्कार्ड ही हो जाएंगे दोनों। सो Q आएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, दैट मींस कंसंट्रेशन ऑफ Mg2 पॉजिटिव अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Ag। बच्चों Ag पॉजिटिव है और यहाँ पर क्या है, इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2। सो इसको क्या ले जाओगे, पावर में। अब यहाँ पर कंसंट्रेशन देखो, Mg2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या है, Mg2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है 0.1। सो क्या होगा, 1 × 10⁻⁻1 मोलर। और Ag2 पॉजिटिव की, Ag पॉजिटिव के ट्वाइस की, यहाँ पर देखो 0.001। सो 1 × 10⁻³ और यहाँ पर क्या है बच्चों, स्क्वायर, तो इसका क्या करोगे, स्क्वायर। सो 10⁻⁻1 3 2 6, 10⁻�6। इसको जब आप ऊपर ले जाओगे तो किस में जाएगा, प्लस में। प्लस में अगर ये जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 - 1, तो 6 - 1 कितना होगा, 5। सो आंसर क्या आएगा, 10⁻5। सो Q की वैल्यू कितनी है, 10⁻5। नेक्स्ट बच्चों आपको वैल्यू रखनी है किसकी, आपको इस रिएक्शन के लिए E0 सेल दिया हुआ है 3.17 वोल्ट। ये आपका क्वेश्चन में गिवन है। E0 सेल फॉर द रिएक्शन इज 3.17 वोल्ट। अब आपको सिंपल क्या करना है, अब आपको नेक्स्ट इक्वेशन में इसकी वैल्यू रखनी है। सो वैल्यू रखो E सेल की, E0 सेल कितना है, 3.17। कितना आएगा, 2 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे 0.03। सो -0.03 log 10 बेस पर वैल्यू कितनी है, 5। बच्चों ये क्या आ जाएगा, log की जब आप वैल्यू निकालते हो यहाँ पर, तो 3.17 माइनस 0.03, 5 × 5 log 10। आपको पता है log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1। सो 3.17 माइनस 5 3 15, सो 0.15। सो माइनस कर दो 0.15, सो कितना आएगा, 3.02। सो कंप्लीट सेल का जो आपका EMF है, कंप्लीट सेल का जो आपका E0 सेल है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंप्लीट सेल का कितना है, 3.02 वोल्ट। तो ये है आपका आंसर। नेक्स्ट है आपका टॉपिक कंसंट्रेशन सेल। बच्चों आपने डैनियल सेल पढ़ा है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है कंसंट्रेशन सेल।
होगा। लेकिन बच्चों कंसंट्रेशन सेल क्या होता है? कंसंट्रेशन सेल होता है जब आप सेम मटेरियल यूज करते हैं बट कंसंट्रेशन क्या होती है? डिफरेंट होती है। उसमें क्या ली थी? 1 मोलर की ZnSO4 लिया था एंड 1 मोलर की आपने कॉपर सल्फेट लिया था। लेकिन कंसंट्रेशन सेल क्या होती है? जब आप सेम मटेरियल यूज करते हैं बट कंसंट्रेशन क्या होती है? दोनों सॉल्यूशंस की डिफरेंट होती है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कंसंट्रेशन सेल। क्या होगा बच्चों कंसंट्रेशन सेल? कंसंट्रेशन सेल जब आप सेम मटेरियल यूज करते हैं लेकिन कंसंट्रेशन क्या होती है? इलेक्ट्रोलाइट्स की डिफरेंट होती है, उसे हम क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन सेल कहते हैं। सेम मटेरियल इज यूज्ड विद डिफरेंट कंसंट्रेशन इन कंसंट्रेशन सेल। In concentration cell, same material is used with different concentrations is called in concentration cell same material is used with different concentration। अब बच्चों क्या होगा? अब वहां पे आपने क्या किया था? जिंक को क्या आपने क्या कंसीडर किया था? एनोड, क्योंकि जिंक पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है और कॉपर पर क्या होता है? रिडक्शन होता है। कॉपर को कैसे कंसीडर करते हैं हम? कैथोड। लेकिन इस सेल में क्या है? इस सेल में तो आपके दोनों मटेरियल सेम है। कैथोड पर क्या होगा बच्चों? एट एनोड एंड एट कैथोड। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। सपोज करो आपने दोनों कंपार्टमेंट में क्या लिया है? जिंक लिया है। दोनों कंपार्टमेंट में बच्चों आप कॉपर भी ले सकते हो बट क्या होना चाहिए? मटेरियल सेम होना चाहिए। आपने जो सॉल्व किया है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दोनों में इलेक्ट्रोड सेम एलिमेंट के होने चाहिए, सेम मेटल के होने चाहिए। ठीक है, तो आप कॉपर भी ले सकते हैं। एट एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। जिंक किस में चेंज होगा? Zn2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? रिमूव। नेक्स्ट है एट कैथोड। कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन। कैथोड पर रिडक्शन होता है तो जिंक 2 पॉजिटिव किसमें? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें चेंज हो जाएगा? Zn में। यहाँ पर क्या होगा? रिडक्शन। बच्चों यहाँ पर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर एनोड और कैथोड है लेकिन मटेरियल तो सेम है बट कंसंट्रेशन क्या है? डिफरेंट। सपोज करो एनोड पर क्या है? कंसंट्रेशन C1 एंड जिसको आपने कैथोड कंसीडर किया है उसकी कंसंट्रेशन क्या है? C2। आप इसके लिए कंप्लीट सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे? इस सेल के लिए हम कंप्लीट सेल रिएक्शन अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? क्योंकि यहाँ पर हम जिंक 2 पॉजिटिव को क्या कैंसिल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वैल्यूज क्या है? डिफरेंट। यहाँ है C1 और यहाँ पर है C2। आप इसको कैंसिल कर सकते हो, दोनों इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहें तो आप किस में? कंप्लीट सेल रिएक्शन में जिंक को मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर ZnS प्लस Zn2 पॉजिटिव in aqueous and Zn2 positive in aqueous plus Zn। यहाँ पर देखो बच्चों, इसकी कंसंट्रेशन ये राइट साइड है C1, ये लेफ्ट साइड है, इसकी कंसंट्रेशन C2। ये क्या है आपका कंप्लीट सेल रिएक्शन। सेल को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे? सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी? सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हो आप? लेफ्ट साइड में क्या लिखते हैं? ऑक्सीडेशन एंड राइट साइड में क्या लिखते हैं? रिडक्शन। यहाँ पर लेफ्ट साइड में किसको रिप्रेजेंट करोगे? ऑक्सीडेशन को और राइट साइड में रिडक्शन को। ये है आपका कॉन्सेंट्रेशन सेल। बट इसके नीचे आपको क्या मेंशन करना है? इसकी कॉन्सेंट्रेशन।
सो नेक्स्ट है आपका नर्स्ट इक्वेशन, कैसे लिखोगे इसके लिए। नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे इसके लिए। E cell equals to E naught cell minus 0.06 upon 2 log 10 base पर Q। अब Q की वैल्यू क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट साइड क्या है बच्चों, C1 और रिएक्टेंट साइड क्या था, C2। तो यहाँ पर क्या होगा, E cell equals to E naught cell minus 0.06 upon 2 log C1 upon C2। तो यहाँ पर एक बात ध्यान दो बच्चों, E naught सेल जो है, E naught सेल हम किसके लिए यूज करते हैं, 1 मोलर कंसंट्रेशन के लिए। और अगर हम E naught सेल 1 मोलर कंसंट्रेशन के लिए यूज कर रहे हैं, दैट मींस क्या होना चाहिए, दोनों तरफ C1 की कंसंट्रेशन C2 के इक्वल होनी चाहिए। तो C1 की कंसंट्रेशन अगर C2 के इक्वल होगी तो क्या होगा, EMF आपका वोल्टेज डिफरेंस आएगा ही नहीं, और अगर वोल्टेज डिफरेंस आएगा ही नहीं तो E naught सेल क्या होगा, 0। सो इसके लिए हम क्या रखेंगे, E naught सेल 0। तो जब आप E naught सेल 0 रखोगे तो E सेल की वैल्यू क्या आएगी, E सेल इक्वल्स टू माइनस 0.06 अपॉन 2, या फिर आप क्या लिखोगे, 2 की जगह अपॉन n भी लिख सकते हैं, log C1 अपॉन C2। तो जब आप log C1 अपॉन C2 लिखोगे तो वैल्यू कैसी है बच्चों, वैल्यू आएगी माइनस में माइनस 0.06 अपॉन 2 log C1 अपॉन C2। तो यहाँ पर वैल्यू लिखो आप माइनस 0.06 अपॉन 2 log C1 अपॉन C2। और अगर मैं इसे रिवर्स कर दूं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस 0.06 अपॉन 2 log 10 बेस पर C2 अपॉन C1। तो ये है बच्चों कंसंट्रेशन सेल के लिए नर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू। अब आप यहाँ पर एक बात ध्यान दो बच्चों, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, आपको पता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्या होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए जो E डेल्टा G की वैल्यू होती है, डेल्टा G की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। और डेल्टा G की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो वो किस प्रोसेस के लिए होता है, प्रोसेस कैसी होगी आपकी, नॉन स्पॉन्टेनियस। या आपने 11th में थर्मोडायनामिक्स में किया होगा, अगर आपकी डेल्टा G की वैल्यू कैसी आती है, नेगेटिव, तो प्रोसेस कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस। और अगर डेल्टा G की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, तो आपकी प्रोसेस कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस। सो आपको पता है फॉर स्पॉन्टेनियस वर्किंग ऑफ सेल, for spontaneous working of cell, delta G naught should be less than 0। और आपको पता है डेल्टा G naught की वैल्यू क्या होती है, माइनस NF E naught सेल। और डेल्टा G की वैल्यू निगेटिव कब आएगी, जब आपका E naught सेल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है, कब आएगी डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव, कि आपका NF जो होना चाहिए, सॉरी आपका जो E naught सेल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। E naught सेल की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तभी तो आपका डेल्टा G naught कैसा होगा, नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। सो E naught सेल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, सो आप क्या लिख सकते हो, फॉर E naught सेल
spontaneous process, the value of E naught cell should be greater than 0. ठीक है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए E naught सेल की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 से ज्यादा होनी चाहिए. 0 से ज्यादा होगी जब तो पॉजिटिव वैल्यू होगी, और प्लस माइनस क्या है? माइनस. और डेल्टा G naught की वैल्यू कैसी होगी? माइनस. तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए E naught सेल जो होता है जो ग्रेटर देन क्या होता है? 0. और वो ग्रेटर देन 0 क्या होगा? आपको पता है C2 न्यूमरेटर में है और C1 क्या है? डिनोमिनेटर में है. तो C2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन C1. जब तो वैल्यू क्या आएगी? log 10 बेस पर Q की वैल्यू पॉजिटिव. तो आपका E naught सेल पे क्या होगा? पॉजिटिव. और डेल्टा G naught क्या होगा? नेगेटिव. सो ये है बच्चों आपका कॉन्सेंट्रेशन सेल. नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बच्चों हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. क्या यूज करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो सेल होता है बच्चों जिसमें आपका एक कंपार्टमेंट कोई भी आप क्या यूज करो, लेफ्ट साइड वाला भी या राइट साइड वाला भी, आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेते हैं. क्या लेते हैं? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेते हैं. अभी अभी आपने डैनियल सेल किया था. आप अभी इससे पहली वीडियो में हम क्या कर चुके थे? डैनियल सेल कर चुके थे. तो आपको पता है डैनियल सेल में जो ई सेल होता है क्या होता है? 1.1 वोल्ट. तो आपको ये तो पता है कि ई नॉट सेल जो है आपका वोल्टेज डिफरेंस क्या आया? 1.1 वोल्ट. लेकिन ई नॉट सेल क्या होता है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड. तो उसके लिए आपको इनकी वैल्यू भी तो पता होनी चाहिए ना कि आप क्या निकाल रहे हैं? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड से स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एनोड को माइनस करके आपका क्या निकला है? ई नॉट सेल निकला है. तो कितना आया है? 1.1 वोल्ट. सो आईयूपीएससी ने क्या किया? आईयूपीएससी ने किसी भी सेल में अगर आपको चाहे कैथोड की क्या निकालना है? ई सेल निकालना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, या फिर आपको एनोड का निकालना है, तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड वैल्यू को फिक्स किया गया. और वो स्टैंडर्ड वैल्यू किसकी मानी गई? हाइड्रोजन की. सो किसी भी सेल में अगर आपको चाहे कैथोड का ई नॉट सेल निकालना है या फिर एनोड का ई नॉट सेल निकालना है, तो हम किसके रिगार्डिंग निकालते हैं? हम हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मानकर उसके रिगार्डिंग हम क्या निकालते हैं? कैथोड या एनोड का ई नॉट सेल. कैसे निकालते हैं बच्चों? आईयूपीएक ने क्या किया? एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया जिसकी रेस्पेक्ट में आईयूपीएक ने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई. उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम क्या करते हैं कि जो हाइड्रोजन होता है उसका जो ई नॉट सेल होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. हाइड्रोजन के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को हम क्या मानते हैं? 0 मानते हैं. सो जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है किसका? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, वो क्या होता है? 0. डैनियल सेल में क्या होता है बच्चों? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का. हम क्या मानकर चलते हैं बच्चों? 0. अब आप सपोज कीजिए अगर हम हाइड्रोजन को एज अ कैथोड ले रहे हैं या फिर हम हाइड्रोजन को एज ए एनोड ले रहे हैं. सो अगर हम हाइड्रोजन को एज ए कैथोड ले रहे हैं, सो कैथोड पर क्या होता है बच्चों? रिडक्शन. सो अगर आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एज ए कैथोड लेंगे, सो क्या होगा? जब आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एज ए कैथोड लोगे सो कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन. सो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर किसमें चेंज हो जाएंगे? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में. एंड एनोड आपको पता है एनोड पर क्या होता है? अब यहाँ पर एक बात ध्यान दो बच्चों, एट कैथोड आपने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एज अ कैथोड लिया है. आपको पता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ई नॉट आर जो स्टैंडर्ड क्या होता है? रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है? 0. तो इसका अगर 0 है और आपने इसे एज अ कैथोड लिया है, दैट मींस आप ई नॉट आर किसका निकाल रहे हैं? एनोड का निकाल रहे हैं.
किया जाता है। दैट मीन्स जो मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होती है उसे सबसे पहले रखा जाता है, उसके बाद जो लेस रिएक्टिव मेटल होती है उन्हें उनके अकॉर्डिंग उस ऑर्डर में क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है। सो ये है बच्चों हाइड्रोजन, ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सबसे पहले आता है लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकेल, टिन एंड लेड। उसके बाद आता है बच्चों हाइड्रोजन। सो ये वो मेटल है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर आती है। नेक्स्ट है कॉपर, आयोडीन, सिल्वर, मरकरी, ब्रोमीन, प्लैटिनम, ऑक्सीजन, क्लोरीन, गोल्ड एंड फ्लोरीन। और ये वो मेटल है बच्चों जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के बिलो प्लेस की गई है। सो यहाँ पर अगर आप देखो बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, 0। सो हाइड्रोजन से अबव जो मेटल्स होती हैं उनका E0R, हाइड्रोजन से अबव जो मेटल है उनका E0R स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव। और जो हाइड्रोजन से बिलो मेटल प्लेस की गई है उनका E0R स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, पॉजिटिव। सो ये बात आप याद रखना कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो हाइड्रोजन होता है उसका E0R क्या होता है, 0। हाइड्रोजन से अबव जो मेटल्स होती हैं उनका E0R क्या होता है, नेगेटिव। और हाइड्रोजन से बिलो जो मेटल प्लेस की गई है उनका E0R क्या होता है, पॉजिटिव। नेक्स्ट है बच्चों कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ECS, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ECS क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एलिमेंट्स which lie above hydrogen have negative E0R and electrochemical series hydrogen metal has 0 E0R। or in electrochemical series the elements which lie below hydrogen have पॉजिटिव E0R। ये आपने अभी अभी पढ़ा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो एलिमेंट्स जो हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं, जो हाइड्रोजन से अबव होते हैं, उनका E0R क्या होता है, नेगेटिव। हाइड्रोजन मेटल का E0R 0 होता है। और एलिमेंट्स जो हाइड्रोजन से बिलो होते हैं उनका E0R क्या होता है, पॉजिटिव। और टॉप टू बॉटम अगर आप देखो तो टॉप टू बॉटम क्या हो रहा होता है, टॉप टू बॉटम E0R इंक्रीज होता है। सो यहाँ आप लिख सकते हो top to bottom E0R standard electrode potential increases। that means lithium का E0R क्या होगा, minimum। and क्लोरीन का E0R क्या होगा, मैक्सिमम। अब यहाँ पर बच्चों एक बात आपको याद रखनी है, जिसका E0R स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होता है, ठीक है, जिसका E0R स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होता है वो उतना ही अच्छा क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। यानी कि वो उतनी ही जल्दी क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। और अगर वो उतनी ही जल्दी ऑक्सीडाइज होगा दैट मीन्स वो दूसरे को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। सो E0R जिस मेटल का जितना
रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होने का क्या मतलब है कि वो खुद रिड्यूस हो जाएगा और दूसरे को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज, तो वो उतना ही ज्यादा अच्छा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो जिनका ई नॉट आर क्या होता है, कम, वो क्या होते हैं, सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। और जिनका ई नॉट आर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। जिस मेटल का ई नॉट आर क्या होगा, जितना ज्यादा मैक्सिमम होगा वो उतने ही अच्छे क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ई नॉट आर अगर ज्यादा है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ई नॉट आर अगर कम है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है। नेक्स्ट है बच्चों इसकी एप्लीकेशन, ये हम आपकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।